नमस्कार दोस्तों, आज हम मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो चलिए देखते हैं। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। जैन जनश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसकी इच्छा के विरुद्ध? अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध। किसने? अशोक ने क्या कर लिया था? मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। अशोक का विधिवत जो राज्याभिषेक है वो 269 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का विधिवत राज्याभिषेक होता है। दक्षिण भारत से मास की और गुजरा अभिलेखों में, किस किस अभिलेखों में? मास की और गुजरा अभिलेखों में उसका नाम है वो अशोक मिलता है। किसका? अशोक का। कहाँ से? ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय, किस नाम से? देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित था। कौन? अशोक। कौन कौन सी उपाधियां? देवनाम प्रिय और दूसरी देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित था। कौन था? अशोक। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था तथा उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ था। पुत्री कौन थी? संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। तो ये तो था अशोक का जीवन परिचय। अब देखते हैं अशोक की विजय। तो विजय देखिए, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया तथा कश्मीर में एक नगर की स्थापना की। तो राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया और कश्मीर में एक नगर की स्थापना की। उसका नाम श्रीनगर रखा। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। आगे देखिए कलिंग विजय। तो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने जो कलिंग का युद्ध किया था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कहाँ पर किया था? कलिंग पर। और उस समय कलिंग का राजा है वो नंदराज था। कौन था? नंदराज था। और इस युद्ध में जो नंदराज की पराजय हो जाती है और अशोक की विजय होती है और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने? 1 लाख। और 1.5 लाख लोग हैं उनको बंदी बना दिया जाता है और इससे भी अधिक गुना व्यक्ति है वो महामारी और भूखमरी से मारे गए। और इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और फलस्वरूप अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। कब की? कलिंग विजय हुई थी और उसमें जो भयंकर नरसंहार देखा था तो उस नरसंहार को देखकर उसने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की और शस्त्र को इसने त्याग दिया था। अब आता है कलिंग विजय करने के उसके पीछे क्या कारण थे अशोक के और जिसके परिणाम स्वरूप उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो सबसे पहला आता है अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था, यानी पूरे भारत का वो शासन करना चाहता और अपने शासन के अधीन पूरे भारत को लाना चाहता था। और दूसरा, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो हाथी है वो युद्ध में बहुत बड़े काम आते हैं और इसलिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था इसलिए। और तीसरा है कलिंग व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इसका महत्व था। किसका? कलिंग का। तो इन 3 कारणों के परिणाम स्वरूप ही अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग को जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद देखिए अशोक का साम्राज्य विस्तार। तो अशोक का जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ जो गुजरात में है एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। किसका साम्राज्य? अशोक का। कहाँ से? पश्चिम में जो सीमा प्रांत अफगानिस्तान है, दक्षिण में कर्नाटक है और पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसका साम्राज्य है वो विस्तृत था। किसका साम्राज्य? अशोक का। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। किसके प्रभाव में आकर? श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, यानी बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण कर लिया। किसने? अशोक ने। और उसने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। किसने अपनाया था? अशोक ने। क्या अपनाया था? बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया।
बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था और बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया था। और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियों में क्या कराया था? गुफाओं का निर्माण। कितनी गुफाओं का? 4 गुफाओं का। कौन कौन सी? तो पहला देखिए सुदामा। कौन सी? सुदामा। दूसरा चौपड़। कौन सी? चौपड़। तीसरा विशु झोपड़ी। कौन सी? विशु झोपड़ी। और चौथा कर्ण। कौन सी? 4। चौथी है वो कर्ण है। तो ये 4 गुफाओं का निर्माण किसके लिए करवाया था? आजीविकों के निवास के लिए। किसने करवाया था? अशोक ने। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? बोध गया और लुम्बिनी की। किसने की थी? अशोक ने। रोमन देई अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उसने वहाँ भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। आगे देखिए आते हैं अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने अपने साम्राज्य में अनेक प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए और पहला देखिए इसमें अशोक ने राजुक व प्रादेशिक नामक अधिकारी नियुक्त किए जो न्याय, भूमि एवं लेखा से संबंधित थे। दूसरा उसने धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना और अकारण दंडितों के परिवार को सहायता प्रदान करना था। तीसरा अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की जो हर समय हर स्थान पर राजा के पास जनता के सुख और दुख और समस्याओं की सूचना देता था। चौथा अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया और अमानवीय यातनाओं को उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया। पांचवा अशोक ने युद्ध संबंधी नीति का परित्याग कर दिया और जीव हिंसा न करने की उसने आज्ञा दे दी। छठा अशोक ने लोगों की भलाई के लिए सड़कों, कुआं और अस्पतालों का निर्माण करवाया। और सातवां अशोक ने स्त्री अध्यक्ष, ब्रजभूमिक, महामात्र, नगर व्यावहारिक और अंतः महामात्र आदि की भी नियुक्ति की। और अगला और आठवां अशोक ने धम्म के माध्यम से राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए एक संविदा की जो तैयार की थी। क्या? संविदा, जिसमें पूरे के पूरे कानूनों को लिखने की व्यवस्था शुरू। आगे देखिए अशोक स्तंभ। 1750 ईस्वी में दिल्ली में टिफेन लूथर ने, किसने? दिल्ली में टिफेन लूथर ने इसको ढूंढा था। किसको? अशोक स्तंभ का जो ये लेख था। और यह प्रथम अशोक का अभिलेख है। पहला अशोक का अभिलेख है अशोक स्तंभ। अशोक की कलिंग विजय से भारत में सर्वप्रथम राजनीति में अहिंसा का प्रयोग आरंभ हुआ। अहिंसा का प्रयोग राजनीति में कब से प्रारंभ हुआ? अशोक की कलिंग विजय के बाद। इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेखों का निर्माण तथा कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का जो प्रयोग है वो भी मौर्य काल में ही आरंभ हुआ था। और सर्वप्रथम मांस की अभिलेख में अशोक का अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। जेम्स प्रिंसेप, ये जो जेम्स प्रिंसेप है इसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की लिपि को पढ़ा है और इसने सर्वप्रथम जो दिल्ली जो टोपरा स्तंभ है उसको भी पढ़ा था इसने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के राज्याभिषेक व राज्यारोहण में 4 वर्ष का अंतर था जिसका कारण उसके 99 भाइयों के साथ में जो उसका युद्ध था। आगे देखिए खलाटक और राधागुप्त, ये बिंदुसार और अशोक के प्रधानमंत्री थे और इनकी सहायता से ही अशोक उत्तराधिकारी युद्ध में विजय होता है। तो खलाटक और राधागुप्त कौन थे? बिंदुसार और अशोक के प्रधानमंत्री, और इनकी सहायता से अशोक है वो उत्तराधिकारी युद्ध में विजय होता है। आगे देखिए चारुमती। चारुमती अशोक की पुत्री थी और नेपाल के शासक देवपाल से इसका विवाह किया था और जिसने नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की थी। किसने? चारुमती ने नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की थी। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। आगे चलिए धम्म। तो अशोक ने मनुष्य की उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। तो मनुष्य की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का अशोक ने प्रतिपादन किया है वो अशोक का धम्म कहलाता है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है और उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्त, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म बुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना,
व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्त थी। यानी इसमें सब सद आचरणों को लिया गया है, अच्छे अच्छे गुणों को इसमें समाहित किया गया है। तीसरे अभिलेख के अनुसार अशोक में अल्प संग्रह और अल्प व्यय की का भी अशोक के धम्म में विधान है। और बाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न जिसमें धम्म, बुद्ध और संघ के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट की है। किस अभिलेख में? बाबरू अभिलेख में। और बाबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। कौन सा सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख है? बाबरू। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। आगे देखिए धम्म यात्रा। तो धम्म यात्रा में अशोक के पूर्व विहार की यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते, जंगल में जाते और पशुओं का शिकार करके लेके आते। लेकिन अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों और वृक्षों को स्वर्ण दान दिया जाता था। आगे देखिए अनुसंधान। तो अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों और प्रादेशिकों, राजुकों और युक्तकों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान के नाम से पुकारा जाता था। यानी धर्म प्रचार के लिए विदेशों में भेजा जाता 5 वर्ष के बाद में, तो इनको अनुसंधान कहा जाता था। आगे देखिए धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और जिनके मुख्य कार्य थे, देखिए जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये मुख्य कार्य थे। और आगे देखिए अशोक के अभिलेख। तो इसमें अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा है डोरियस प्रथम से मिली थी। यानी अभिलेखों के माध्यम से जनता को जो संबोधित करने की प्रेरणा किससे मिली थी? अपना उसका जो मित्र था ईरान का राजा डेरियस प्रथम, उससे इसको मिली थी। और अशोक के अधिकांश अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी। जबकि पश्चिम उत्तर भारत मनसेरा और शहबाजगढ़ी से जो प्राप्त अभिलेख हैं वे खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण हैं। किस पर? टोपरा से जो दिल्ली लाया गया एक स्तंभ है उस पर एक साथ 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख भी है। दूसरे और तीसरे में यवन राजा जो एंटियोकस है उसका उल्लेख किया गया है। और ताम्रपर्णी जो श्रीलंका का राजा था तिस ने अशोक से प्रभावित होकर वह खुद भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण कर लेता है। कौन? श्रीलंका का राजा। और उसने राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित भी किया था, लेकिन अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ जाता। कहाँ? श्रीलंका। और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण होता है। यानी श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है वो किस काल में हुआ था? तो अशोक के काल में उसके पुत्र महेंद्र ने किया था। 40 वर्ष तक शासन करने के बाद 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। कब? 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। तो अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसने कमज़ोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया था और अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। कौन बना था? कुणाल शासक बना था, जिसे दिव्यावदान में धर्मीवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का राजा था। राजतरंगिणी के अनुसार कहा जाता है कि जलोक है वो कश्मीर का राजा था। और तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कौन? वीरसेन। और कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया। जब कुणाल अंधा हो गया था उसका पुत्र संप्रति उसके हाथ में मगध का शासन आ गया था। किसके हाथ में? संप्रति के हाथ में। और कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर राज्य किया था। किसने? दशरथ ने भी राज्य किया था। और उसने नागार्जुन गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। किसने? दशरथ ने नागार्जुन की गुफाएं हैं वो आजीविकों को दान में दे दी थी। और ये वज्रथ ये अंतिम मौर्य शासक था।
और उसके एक ब्राह्मण मंत्री जो पुष्यमित्र शुंग था ने इसकी हत्या करके मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी जो शुंग वंश के नाम से पुकारा जाता है। और शुंग वंश के शासन की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली और इस प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारियों के परिणाम स्वरूप एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है। धन्यवाद।